बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं कि क्या पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन हैं, हसास मालूमात नहीं लेंगे। मजमूई सूरत हाल बताते चीफ जस्टिस का इस्तफसार, रिमार्क्स दिए कि बड़ी फौज मसरूफ़ है तो नेवी और एयर फोर्स से मदद ली जा सकती है। सेक्रेटरी दिफा ने तहरीरी रिपोर्ट के लिए कल तक की मोहलत मांग ली है, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी खजाना की अखराजात पर अदालत को ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए इकट्ठे करना कोई मसला नहीं है, तनख्वाहों में 5% कटौती करें और इसका आगाज जजेस से करें। आज खुद नोटिस लेने में हमेशा एहतियात की चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल। अदालत ने रवां साल का पहला 100 वोटो लिया, जिसके लिए 2 असम्बलियों के स्पीकर की दरखास्तें आई थी। किसी के पास इलेक्शन इल्तिवा का इख्तियार नहीं है, सिर्फ अदालत तारीख आगे बढ़ा सकती है। जस्टिस काजी फैज ईसा के फैसले से कोई वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया था। फुल कोर्ट मीटिंग फायदेमंद हो सकती है, फुल कोर्ट बेंच नहीं। आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, उनका पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक से मुखालफे में ये कहना था। मसला ये है कि अक्सरियत में राय किसकी है। अटॉर्नी जनरल का सवाल, बोले हल ये है कि जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वो बेंच से अलग हो जाएं। जिन 9 जजेस ने केस को सुना उनके अलावा दीकर जजेस का बेंच बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक जानिब कहते हैं फुल कोर्ट बनाए, साथ कहते हैं समाअत ना करें। आपका मौक़िफ़ मान लें तो फुल कोर्ट भी समाअत नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त जमा करवाई थी, जो कि मुस्तरद हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त फिल वक्त मुस्तरद की थी। हुकूमत अपने मौक़िफ़ से और बाइकॉट से पीछे हट गई है। अटॉर्नी जनरल के पास अदालत के सवालों के जवाब नहीं थे, जिस पर अदालत ने उन्हें कहा कि आप जहन बनाकर बताएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क डूब चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी और सुप्रीम कोर्ट की तारीख का आज अहम दिन है। PTI वकला, अवाम, जजेस और आइन के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन का फैसला होता दिखाई दे रहा है। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ने हस्ब दस्तूर कंपनी की मशहूरी के लिए एलामिया जारी किया। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून को ज़िबा होने से बचा सकता है। मुज़ाकरात की गाड़ी छूट गई है, फैसले का वक्त आन पहुंचा है। मुल्क आइन पर चलेगा या शरीफों और जरदारियों की ख्वाहिश पर, फैसला इसी हफ्ते हो जाएगा। नून लीग का चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच से अलग होने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तरड़ कहते हैं कि जिस 4/3 से अज़ख़ुद नोटिस मुस्तरद हो चुका तो उस केस की गुंजाइश नहीं बनती। काजी फैज ईसा के जुडिशल ऑर्डर के तहत कार्रवाई मज़ीद नहीं चल सकती। जस्टिस काजी फैज ईसा के जुडिशल ऑर्डर से ओवर रूल शुरू हुआ तो मुल्क का निज़ाम बैठ जाएगा। 9 जज साहिबान इस फैसले में अपना जहन बना चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांचा का बयान, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी और मुकदमे में इतनी टूट फूट नजर नहीं आई जितनी कि इस मुकदमे में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इमरान खान का सियासी जन्म करवाया गया। इस केस में फरीक सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, सियासी जमातें भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा बोले, जिस तरह असद उमर को मौका दिया गया उसी तरह हुकूमती जमातों को भी देना चाहिए था। असद उमर ने जो बयान दिया वो दुरुस्त ही नहीं था। उनका कहना था कि पूरे इलेक्शन को एक ही दिन कराया जाए तो बेहतर है। शरी रहमान बोली, अदालत में सियासत नहीं होनी चाहिए। आप 100 मोटो लेकर बैठ गए हैं और मुल्क को आईनी बहरान की तरफ लेकर जा रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आला अदालतों को मुतनाज़े किया जाए, ये खुद मुतनाज़े हो रहे हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केस समाप्त के लिए लगा हुआ है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने का तासुर दे रही है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया तो तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी। पूरी कौम, सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। मुल्क भर की तरह मखदूम रशीद में भी हुकूमत की जानिब से लगाए गए मुफ्त आटा स्टॉल मुसलसल बदतस्मी का शिकार हैं। आए रोज़ पुलिस की जानिब से खवातीन पर तशद्दुद करना, कई बार मुतअद्दिद खवातीन बेहोश हो चुकी हैं। अवाम की जानिब से मुल्तान विहाड़ी रोड को भी बंद कर दिया गया है। स्टॉल पर मौजूद ड्यूटी अफसरान कोई नावजह बताकर सुबह 10 बजे के बाद आटे की तरसील बंद कर देते हैं। मीडिया की निशानदही और अवामी एहतजाज के बावजूद कोई ख़ास इंतजामात नहीं किए गए। मज़ीद जानते हैं मखदूम रशीद से हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्सा वहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम मुर्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया वैसे ही है। यहाँ सुबह शहरी के फौरी बाद ही मखदूम रशीद और दूर दराज से खवातीन, बुजुर्ग, मर्द हजरात की बड़ी तादाद मुफ्त आटा स्टॉल मखदूम रशीद आटे के असूल के लिए पहुंच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से 70 से 80% मजबूर और लाचार बेबस खवातीन और खवातीन व हजरात मुकद्दर का खाली हाथ ही लौटना होता है। खवातीन और शहरियों का कहना है कि यहाँ पर मजबूर इंतजामिया की जानब से मनपसंद और सिफारिशों को आटा दिया जाता है, गरीबों को आटा नहीं मिल रहा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर जो इंतजामिया है, इनकी इंतहाई गफलत नाअहली की वजह से अक्सर भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से कई खवातीनों को बेहोशी का भी सामना करना पड़ा और सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस अफसरान एहलकारों की जानब से कई बार खवातीन पर तशद्दुद भी किया जाता है। मीडिया की निशानदेही और अवामी एहतजाज के बावजूद भी आला अफसरान खरगोश नींद सो रहे हैं। अवाम का कोई परेशान हाल नहीं है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान व वज़ीर आला हकाम से आटे के असूल के लिए आसान बनाने का मुतालबा किया है। गुलाम, ये बताइएगा कि इंतजामिया से आपने बात की, क्या मौक़िफ़ है कि 10 बजे क्यों आटा पॉइंट्स को बंद कर दिया जाता है? सर, मेरी बात हुई है, तहसीलदार हैं यहाँ पर असलम भुट्टा साहब हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी ये कहा कि आवाम जो है बहुत ज्यादा आ जाती है, इंतजामिया क्या करे और बहुत काबू करना बड़ा मुश्किल है। इनको धक्के ना दें या गालियां ना दें, जिस टाइम तक उस टाइम तक ये आवाम सुधरने वाली नहीं है। ये बताइएगा कि क्या इस तरसील को कंटिन्यू करने के लिए क्या कोई और इक़दाम नहीं किए गए हैं? ये तो मसले का हल नहीं है कि आप बंद कर देते हैं। सर, ये बिला वजह ही बंद कर देते हैं। मेरी बात हुई है तहसीलदार साहब से, एसी साहब से भी, एसी सदर साहब से। मैंने उनको भी कहा कि सर आप बहाना बनाते हैं, कभी बारिश का बना लिया या कभी आवाम ज्यादा हो गई, ट्रालियां पीछे ही खड़ी हो जाती हैं। कभी कहते हैं कि ट्रैक्टर खराब हो गया है, कभी कहते हैं कि ट्राली खराब हो गई है। तो इस तरह का बहाना करके जो है ना, वो थाने के अंदर, थाना मखदूम रशीद में ही, बल्कि मेरे ज़राए ने बताया कि ट्रालियां वहाँ पे रुकी हुई हैं। आज सुबह सवेरे तकरीबन 3 बजे आवाम यहाँ पे पहुंच गई थी। कुछ लोग तो बल्कि यहाँ पे मस्जिद है एक साथ, वहाँ पे रात को 1-1:30 बजे आके सो जाते हैं ताकि सुबह हमारी बारी आएगी और हम आटा ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही 6-7 बजे का टाइम हुआ है, बारिश खत्म हुई है, इंतजामिया ने कहा जी आप आज चले जाएं, आज आटा नहीं चलेगा। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरें और भी वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि पुलिस प्रेस रिलीज में जारी क्रिमिनल जैकबाबाद में मुबश्शना शफीक और शफू सर की मुताद्दिद केसों में मतलूब था, जो कि पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया। पुलिस मुकाबले में हलाक मुल्जिम के वरसा ने ठल के रहबर चौक पर टायर जलाकर एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल खवातीन का पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है।
रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में पाक गेट के सदर शेख अल्ताफ हुसैन ने वीनस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि ताजिरों के साथ रोज डकैतियां बढ़ती जा रही हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, ताजिर भाई मरते जा रहे हैं। मजीद क्या कहना था, जानते नुमाइंदा शाहजहां बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है पाक गेट के सदर शेख अल्ताफ हुसैन साहब। हम इनसे बात करते हैं मार्केट के हवाले से भी और ये आजकल जो चोरियां डकैतियां हो रही हैं इनके हवाले से भी। सर, सबसे है कि यहाँ जो ताजरों के साथ सबसे ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं, ताजिर मर रहे हैं, इस बारे में गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, हमारे पुलिस वाले अहलकार नज़र नहीं आ रहे। 2-2 घंटे बाद वो आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है यहाँ पर। सर, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख अल्ताफ हुसैन है। मैं सदर अंजुमन ताजरान हरम गेट पाक गेट खूनीपुर सर्कुलर रोड का सदर हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, चोरियाँ बहुत हो रही हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के हालात ऐसे ख़राब हो रहे हैं। हर जगह देखें, अब ये गुलगश्त में हुआ है वकुआ और मती तल पे वकुआ हुआ है, बहुत बड़े जुल्म हो रहे हैं। गवर्नमेंट अपने चक्रों में लगी हुई है, गवर्नमेंट बैठी हुई है, पंजाब गवर्नमेंट जहाँ भी है, वफाक के गवर्नमेंट जो है वो भी बैठी हुई है, खामोशी से देख रहे हैं तमाशा। अब आटे का स्कीम चला रखी है इन्होंने, लोगों को बेकारी बना दिया, लोगों को रुला दिया है। तो खुदारा हम तो यही कहेंगे, हम इल्तजा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब के वज़ीर आला को कि मेहरबानी करें, आप पुलिस को भी हदायत करें, IG पंजाब को भी हम इल्तजा करते हैं, CPO को भी इल्तजा करते हैं कि मेहरबानी करें, आप इस पर कुछ तवज्जो दें। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं। सर, ये जो यहाँ पर चोरियाँ डकैतियाँ, सर इस हवाले से कोई सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं आप लोगों ने? हमारे पास सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, यहाँ हमने गार्ड रखे हुए हैं। अच्छा, जो गार्ड हम लेके आते हैं उनको हम 15,000 से 16,000 तनख्वाह देते हैं। जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है गार्ड वालों ने, वो वहाँ जो बैठे हुए हैं उनके दुकान खोल के वो उनको पैसे नहीं देते। पता ये लगता है कि वो गार्ड ही चोर निकला है। अब गार्ड पैसे ही लेके चले जाते हैं, हम उनको पैसे दे देते हैं, वो आगे उनको पैसे नहीं देते। अच्छा, सिस्टम यही हो रहा है कि अब पिछले दिनों में हमने एक गार्ड रखा हुआ था, हमारी एक दुकानदार के पास डकैती चोरी हुई, वो वारदाती आए और जैसे ही उन्होंने फायर चलाए हमारा गाड़ी भाग गया। हमने उस गार्ड को पकड़ के पुलिस को दिया, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। सिस्टम ये है कि हमारे पास कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो हम देखते हैं। मतलब आप अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पर निज़ाम चला रहे हैं, जो भी चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद ही मदद कर रहे हैं, हम खुद ही अपनी मदद आपके तहत हम सिस्टम सारा चला रहे हैं। बस अल्लाह की मदद है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम वसीला हैं, हम लोगों के साथ चल रहे हैं, यही सिस्टम चल रहा है यहाँ। सर, ये जो आटा पाम की आप बात कर रहे थे यहाँ पर, सर इनका निज़ाम ही बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पर तो लोग भी मर रहे हैं। सर, इस हवाले से गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, हम तो गवर्नमेंट को यही कहते थे कि आज से 40 साल पहला वाला निज़ाम ले आए तो बहुत बेहतर होगा। उस टाइम डिपो होते थे, वहाँ से चीनी भी हाफ रेट पे मिलती थी, आटा भी हाफ रेट पे मिलता था और घी भी हाफ रेट पे मिलता था, और पूरा गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, राशन कार्ड बना हुआ होता था, हकदार को हक मिल जाता था। यहाँ चरसी भंगाई हफीमी आ जाते हैं, हिरोनी आ जाते हैं, वो शनाख्ती कार्ड लोगों से लेके आटा लेके बेच देते हैं। ऐसे लोग भी सुरगन्ना फिर रहे हैं, लोगों से वो शनाख्ती कार्ड लेते हैं, उनको वो 300 रुपये दे के वो वहाँ से बोरियाँ लेके घर ले जाते हैं, उनको 300 रुपये दे देते हैं और वो 3 बोरियाँ लेके वो चलता बनता है। वो उसने दिया उसको 300 रुपये बोरी के हिसाब से पैसे, वो लेके चलता बना। कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हम तो यही कहेंगे 40 साल पहले वाला निज़ाम लेके आएँ, डिपो बनाएं। डिपो में बहुत अच्छा बेहतर सिस्टम था, बहुत अच्छा सिस्टम था। उस टाइम हर हकदार को चीज़ मिलती थी, उसके 12 कागज़ बने होते थे, वो जाता था 15 दिन के बाद वो अपना हिस्से का सामान ले आता था। हमने शेख अल्ताफ साहब से बात की, उनका कहना था कि 40 साल हुकूमत को चाहिए निज़ाम लेके आए। उनका ये कहना था कि 40 साल पुराना निज़ाम हमारे लिए अब बेहतर है, जो अब का निज़ाम है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। उनका ये भी कहना था कि जो ताजरों के साथ जो चोरियां डकैतियां हो रही हैं उस पर भी पुलिस को चाहिए एक्शन ले, CPO साहब को चाहिए एक्शन ले, और हुकूमत से हमारी यही इल्तिजा है कि महंगाई को कम करें और प्राइस को कंट्रोल करें। जी
शाहजहां आपका बेशुक्र खनेवाल से खबर है, जहां पर रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी का पुलिस मुलाजिमीन की वेलफेयर का सिलसिला जारी है। पुलिस कांस्टेबल्स और उनके बच्चों से मुलाकात की गई है। रिटायर्ड कांस्टेबल मोहम्मद इशफाक जिला खानेवाल की बेटी महविश खान जो कि कैंसर की मरीजा है, कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद इसाक जिला खानेवाल की बेटी सालिया फातिमा जो कि मिर्की की मरीजा है। आरपीओ ने बच्चों के इलाज मुआवजे पर दरियाफ्त किया और बगैर से इलाज मुआवजा खुद से 15,000 रुपये फी कसफी दिए गए हैं। मुल्क भर की तरह फर्रुखाबाद में भी पाम संडे खजूरों का त्यौहार मजहबी इक़्ज़त व एहतराम के साथ मनाया गया है। पाम संडे का त्यौहार मनाने के लिए चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पास्टर्स अलायंस डॉक्टर कैसर शहजाद की ज़ेर क़यादत एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दीगर पास्टर साहिबान और मसीही बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अरशद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरफ फर्रुखाबाद में भी पाम संडे खजूरों का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने घरों और अपनी इबादतगाहों को खजूरों के पत्तों और टहनियों से सजाते हैं और मजहबी रसूमात अदा करते हैं। इसी हवाले से फर्रुखाबाद में पाम संडे का त्यौहार मनाने के लिए चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पास्टर अलायंस डॉक्टर कैसर शहजाद की ज़ेर क़यादत एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें फादर रज़वान रशीद, पास्टर असलम गोरी, पास्टर एहसान मनशा, पास्टर अकील शहजाद, पास्टर तनवीर शाह सागर, पास्टर सलीम, पास्टर आशर, पास्टर गुलाम, पास्टर अरशद, मेजर अहमद और मेजर सिकंदर, नाजम सी के अलावा मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पास्टर अलायंस डॉक्टर कैसर शहजाद का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि तमाम मसीही बरादरी पाम संडे का त्यौहार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में मनाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब यरूशलेम पहुंचे तो उनके पैरोकारों ने खजूरों की टहनियां लहराकर उनका इस्तकबाल किया। इसी निस्बत से तमाम मसीही बरादरी इस त्यौहार को खुशी के त्यौहार के तौर पर मनाती है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान और तमाम सिक्योरिटी अदारों की तरक्की व सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। तकरीब के बाद पाम संडे के हवाले से जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, मर्द व खवातीन ने भरपूर शिरकत की। जुलूस में तमाम लोगों ने अपने हाथों में खजूरों की टहनियां उठा रखी थी। गीत गाते और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पास्टर अलायंस डॉक्टर शहजाद कैसर ने की। जुलूस के इख्तिताम पर तमाम पास्टर साहिबान और तमाम मसीही बरादरी ने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की व सलामती के लिए खसूसी दुआ की और तकरीब के इख्तिताम पर तमाम लोगों में खाना भी तकसीम किया गया। मुल्क भर की तरफ फर्रुखाबाद में भी रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से और मौजूदा हंगामी हालात की वजह से आम शहरी की जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। पेट्रोल, डीजल, बिजली और दूसरी अशिया के महंगा होने के साथ साथ बच्चों के चलाने वाली साइकिल का रेट भी बढ़ चुका है, जो कि आम शहरी की पहुंच से तकरीबन बाहर हो चुका है। इसमें दुकानदारों और शहरी दोनों परेशान दिखाई देते हैं। बच्चों के चलाने वाली साइकिल में कितना इजाफा हुआ है, जानते हैं अली हसन से। अली बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान शाहीन मार्केट में, जहां मौजूदा दौरे हुकूमत की बात की जाए तो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आटा, चीनी, दाल और दीगर अशिया के महंगा होने के साथ साथ बच्चों के जो चलाने की जो साइकिल है उनके रेट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसी हवाले से हमारे साथ एक दुकानदार, इनसे बात करते हैं कि जो बच्चों की साइकिल है उसमें कितना इजाफा हुआ है, उनके क्या रेट्स हैं और क्या आपको इनकी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुश्किलात जो हम सामना कर रहे हैं कि आपके सामने ही है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। जब चीज़ एक महंगी हो गई है, गरीब बंदा नहीं ले सकता। जो चीज़ 1000 की थी वो 1500 की हो गई है, जो चीज़ 4000 की थी वो 6000 रुपये की है। गरीब बच्चा अपने यहाँ जो चलाएगा वो कैसे चलाएगा? आटा पूरा करे, घी पूरा करे, या फिर चलने के लिए कहीं आना जाना हो तो पेट्रोल का खर्चा पूरा करे, क्या करे बंदा? बच्चों की जो 3 पहियों वाली साइकिल है उसका पहले रेट क्या था और अब क्या है? जो हल्के से हल्की साइकिल थी ना वो थी 750 की, वो अब है 1300 रुपये की। ठीक है, जो उससे अच्छी है वो 1000 की थी, वो एकदम से 500 रुपये का इजाफा। 500 का इजाफा, जाहिर सी बात है। जब पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, जो कारखानेदार हैं जो बना रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगते हैं, उन्होंने भी बिल पे करना होता है। सारा कुछ ऐसे तो नहीं चल जाता। जब कारखानेदार जब टैक्स ज़्यादा भरेगा तो वो भी महंगाई करके देगा। कस्टमर आते हैं, बहस तो करते होंगे कि आपने रेट बढ़ा। आप तो बेफिक्र हो जाओ, इतनी बहस करते हैं कि बेताशा। जब एक चीज़ है 4000 की हो गई, 2000 ले लो जी, 2200 रुपये ले लो जी, बंदा कहाँ तक खींच के लेके जाएगा उन्हें? तो आप उनको फिर कैसे डील करते हैं? क्या करते हैं, मजबूरी के तहत 150 के पीछे कारोबार तो चलाना है, पेड़ तो भरना ही है अपना। बिजली के बिल हैं, सारा कुछ है, दुकान का किराया, हमारा आने जाने का खर्चा, हमारा अपनी मजदूरी का खर्चा है, घर का सिस्टम सारा इसी तरह चलाते हैं। फिर 150 के पीछे दे देते हैं, क्योंकि आगे तो पार्टी जो होती हैं उनको भी पैसे देने होते हैं। उन्होंने भी ये कहना भाई माल निकालो, ले लो, पेमेंट दोगे तो हम आपको दे देंगे। ऐसे कौन देते?
جی بالکل، ہمارے ساتھ ایک اور دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو سائیکل کے سپیئر پارٹس ہیں ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور جو کسٹمر حضرات آتے ہیں ان کے ساتھ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی سر. جی السلام علیکم سر. ایسا ہے کہ سائیکلیں ہماری جو ہیں بہت جو بچوں کی سائیکلیں تھیں، پہلے بچوں کی سائیکلیں آ جاتی تھیں 4000 کی 5000 کی، اب بچوں کی سائیکل تقریباً 13000 14,000 کی ہو گئی ہے. یعنی کہ والدین بچوں کو شوق بھی نہیں پورے کرا کے دے سکتے، اتنی ایک مہنگائی ہو گئی ہے. اور باقی پارٹس کا تو کوئی حال نہیں ہے. پارٹ جو سی تقریباً 100 روپے کی آئٹم وہ تقریباً 400 500 پہ چلی گئی ہے. جو ٹائر ہمارا 250 300 400 کا تھا وہ تقریباً 800 900 روپے کا ٹائر ہو گیا ہے. تو یعنی کہ اب اتنی مہنگائی ہو گئی کہ غریب آدمی اپنی سائیکل میں بیچارہ ٹائر ٹیوب بھی نہیں ڈلوا سکتا. یہ عالم ہو گیا مہنگائی. سر یہ ہے کہ کسٹمر حضرات تو وہی پہلے والے ریٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں جو ہم اتنے کا لے کے گئے تھے، لیکن اب وہ موجودہ حالات ہر کسٹمر کو بھی نظر آ رہا ہے. ہاں بھی بڑھتی مہنگائی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، اب کسٹمر سے بھی زیادہ بحث نہیں کرنی پڑے، وہ بھی مان جاتا ہے ٹھیک ہے واقعی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو سر 100% کاروبار تھا وہ تقریباً 30% پہ کاروبار آ گئے ہیں. علی آپ کا بہت شکریہ. کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا میٹرک سالانہ امتحانی مرکز ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ. مزید جانتے ہیں بیورو چیف ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں. کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا میٹرک کے سالانہ امتحانی مرکز ڈینیز بائز ہائی سیکنڈری اسکول کا دورہ. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری. کمشنر راولپنڈی کا مختلف امتحانی ہال اور کمروں میں جاری امتحانات کا جائزہ. اس موقع پر امتحانی نظام کی شفافیت پر انہوں نے کہا کہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز تمام امتحانی مراکز کی مانیٹرنگ روزانہ کی بنیاد پر کریں گے. امتحانی عمل میں کسی نقل مافیا کو حائل نہیں ہونے دیں گے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسپیشل چھاپہ مار ٹیمیں بھی تشکیل دی جائیں گی اور ہر امتحانی مرکز کے باہر سیکیورٹی تعینات کی جائے گی. کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک احتشام فاروق. چترال کے مضافاتی علاقے یونین کونسل کوہ کے سینکڑوں عوام کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا. علاقے کے نمائندین نے بونی چترال سڑک کی تعمیر، بجلی کی فراہمی اور رمضان پیکج کا مفت آٹا اس علاقے کے مکینوں کو فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. نمائندین نے حکومت کو 3 دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے متنبہ کیا کہ اگر ان کے مطالبات 3 دنوں میں تسلیم نہ کیے گئے تو وہ راست قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے. تفصیلات گل حمد فاروقی کی اس رپورٹ میں. چترال کے مضافاتی علاقے یونین کونسل کوہ کے نمائندین کا موری لشٹ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت شریف حسین چیئرمین نے کی. اجلاس میں علاقے کے نمائندین، تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کے رہنماؤں، منتخب کونسلرز، ناظمین، چیئرمین اور سماجی کارکنوں نے بھی شرکت کی. اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے حاجی صفدر کاشت اور دیگر مقررین نے کہا کہ بونی چترال سڑک پر تعمیراتی کام شروع ہوا تھا مگر موجودہ حکومت میں یہ کام بند ہوا اور یہ سڑک اب کنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ NHA نے اس سڑک سے وہ ترکول بھی اکاڑ دیا جو 38 سال پہلے چین کے ایک تعمیراتی کمپنی نے اس سڑک پر ڈالا تھا اور وہ نہایت مضبوط ترکول تھا مگر اس کے بعد اس روڈ پر دوبارہ ترکول کا کام نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی یعنی NHA کے ٹھیکیدار نے سڑک کے ایسے حصے سے بھی بلا وجہ ترکول اکاڑ دیا جہاں انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا، صرف پیسے بٹورنے کے لیے ترکول کو ختم کیا. مقررین نے کہا کہ گولین میں اربوں روپے کی لاگت سے 108 میگا واٹ بجلی گھر تعمیر ہوا ہے مگر وہ صرف 15 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ ابھی تک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے رمضان کے مہینے میں مفت آٹا ابھی تک اس علاقے میں تقسیم نہیں ہوا. اجلاس میں ایک 3 نکاتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور ہوا. علاقے کے لوگوں نے کہا کہ اس سڑک پر مٹی اور گرد غبار کی وجہ سے وہ مختلف بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو یہ روڈ ہمیں ابھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. آج سے 35 سال پہلے جو چائنا کا ایک کمپنی تھا انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس ٹائم تقریباً کوئی اتنے ایڈوانس قسم کی کوئی مشینری بھی نہیں تھی، بہت اچھی طریقے سے روڈ بنائے تھے. جو بنی روڈ اس وقت کھنڈر کا جو منظر پیش کر رہا ہے تقریباً 1.5 سال کے قریب ہو چکا ہے اور سب سے جو بڑا مسئلہ یہاں پر جو روڈ سے جو لوگ گزر رہے ہیں خصوصاً ہمارے جو طلبات ہیں تو بڑا مشکل ہوا ہے. تو اس روڈ کے آس پاس جو گھر ہیں
वो बिल्कुल गर्दोबार में की वजह से इंसानी ज़िंदगी ही को ख़तरा लाहक है। विलेज काउंसिल मोरलेस्ट गोलेन का वीसी चेयरमैन हूँ। 3 दिन के अंदर अगर रोड पे काम शुरू नहीं हुआ और तो हम ये फैसला किए कि हम सारे आवाम को लेके रोड पे आ जाएंगे। मेरी गुजारिश होगी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर इस चीज़ का नोटिस ले लें और इस मसले को विदिन 72 घंटे के अंदर इसको हल कर दें। न होने की सूरत में अपर चित्राल को जाने वाले हर ट्रक से हम गंदम उतारेंगे और आटा उतार के हम अपने मसले को हल कर देंगे। हमारे वो पुराने ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ कर जिस तरह आप देख रहे हैं इन साइटों में डाल रखे हैं, ये वही रोड है। सिर्फ ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ कर रोड का साइज भी वही है, रोड भी वही है, कुछ भी काम नहीं हुआ। बस करोड़ों रुपए उन लोगों ने खाकर अभी चले गए हैं और ठेकेदार भी अपने मशीनों को लेकर, हमें पता चला है कि अभी वापस जा रहे हैं और न रोड तोसी हो गया न कोई नया बन गया, वो सत्यानाश हो गया। रोड के हवाले से हम यही डिमांड करते हैं कि हमारा जो पहले वाला रोड जो बना था NHA, इस पे काम शुरू करके अभी जो हालत आपके सामने बना है इंतहाई ख़राब हालात में पड़ा है। सारा चित्राल से लेके बुनी तक ये रोड बिल्कुल खंडर बना हुआ है। इजलास में हुक्म बाला को 3 दिन का डेडलाइन देते हुए मुतनब्बी किया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो गए, जिसमें रोड को ब्लॉक करना और बिजली की फराहमी मुअत्तल करना भी शामिल है। यूनियन काउंसिल कूह के अवाम वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बूनी चतरा रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि इन लोगों को इस सफ़र में मुश्किलात का सामना न हो और उनके बच्चों को भी स्कूल और कॉलेजात को जाने में मुश्किलात का सामना न हो। चतराल। पाकपतन में मुसल्लह अफराद का फार्म हाउस पर धावा, फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। हकीकी भाई फायरिंग से बाल बच गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस वक़ुआ पर पहुंच गई। मसरूफ नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या थाना फरीद नगर के इलाके झुकियाँ कंदन लाल में पेश आया, जहाँ मुबैना तौर पर 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने झुकियाँ कंदन लाल में मोहम्मद यूनुस के फार्म पर धावा बोल दिया। फायरिंग के नतीजे में नोमान यूनुस शदीद जख्मी हो गया, जबकि उसका हकीकी भाई बाल बच गया। जख्मी नोमान यूनुस का तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान फायरिंग के बाद असलह लड़ते हुए फरार हो गए, जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने मजरूफ नोमान यूनुस के वालिद मोहम्मद यूनुस चोया की दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुल्तान से खबर है, जहां अचानक बारिशों की वजह से किसानों को गंदम की काश्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस तरह बारिश और जालाबारी जारी रही तो हमारी फसल तबाह हो सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि 4300 रुपये फी मन गंदम का रेट मुकर्रर करे ताकि हमारी जो औसत है वो पूरी हो सके। मजीद का क्या कहना है जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अली। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं चा पीपलवाड़ा नियर BZU बोसन रोड मुल्तान पर, जहां गंदम की काश्त का सीज़न जारी है। इसी हवाले से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंदम की काश्त भी हो रही है और इसी के साथ साथ बारिशों के साथ साथ जो है गंदम की काश्त पर भी जो है अमल दरामद हो रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ वकास साहब जो इस फसल के मालिक हैं, ओनर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बारिशों के सिलसिले की वजह से गंदम के पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। भाईजान बहुत असरात हैं। जो आपको बताता चलो, कल जो ज़ाला बारी हुई है उससे बहुत मुतासिर हुई है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला का शुक्र हुआ है। बारिश तो बहुत शदीद थी, आपके सामने गंदम है जितनी इसकी औसत, इससे ना औसत बहुत कम हो जाती है, तो औसत का हमें डर है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हम पे करम फरमाया है। सर गंदम की काश्त हो रही है, क्या समझते हैं कि इस बार जो गंदम का रेट है वो क्या निकलेगा? तकरीबन सुनने में तो यही आया है कि जो गवर्नमेंट ने हमें न्यूज़ में सुना है वो तकरीबन 4300 कमो पेश है। बाकी देखें क्या रेट निकालते हैं हुकूमत जो है। सर 4300 जो रेट निकाला है गवर्नमेंट ने, आप इससे मुतमिन है? आप क्या समझते हैं कि जो ये रेट है आपके मुताबिक है? जी बिल्कुल, अगर दे दें तो मुताबिक है, अगर ना दें तो फिर मुताबिक नहीं है, क्योंकि जो फसल काश्त की जाती है इस पर भी बहुत एक्सपेंस होते हैं। आपके डीजल आपके सामने है, खादें आपके सामने हैं, तो अगर दे दें तो अच्छा रेट है ये। सर गंदम की काश्त का तरीक़ेकार क्या है, कि थोड़ी सी वजाहत करते हैं? जी ये तरीक़ाकार से तकरीबन कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला अगर अपनी जो आजकल हालात वाक़यात चल रहे हैं तो इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। और हल चलाया जाता है, उसमें खाद दी जाती है, पानी टाइम पे लगाया जाता है, तो अल्लाह ताला रोज़ी दे देता है। सर मशीनरी के ज़रिए इसकी फसल की काश्त हो रही है या हाथ से ही? तो जो दूसरा को है हम वहाँ पे मशीनरी के यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम हाथ से ही करवाते हैं।
जी, हमने वकास साहब से बात की, उनका कहना यही है कि गंदम का रेट अगर 43 रुपये मन आता है तो हमें इसमें फ़ायदा होता है, हमारी जो औसत है वो निकल आती है। अगर इससे कम है तो हमें इसमें नुकसान भी हो सकता है और मौजूदा जो बारिश हो रही है उससे भी, जो सालाबारी हो रही है उससे भी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। बस यही इनकी दुआ है कि जो बारिश का सिलसिला है वो थोड़ा सा रुक जाए ताकि गंदम की जो काश्त है वो पूरी हो जाए और इनकी जो गंदम की काश्त का जो अमल है वो पूरा हो जाए। अली, आपका बेहद शुक्रिया। कमिश्नर रावलपिंडी अली अहमद चट्ठा और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी वकार चीमा की खुसूसी हिदायत पर तमाम आटा पॉइंट वाला अफसरान की खुद निगरानी जारी है। इस मौके पर रजिस्ट्रार रावलपिंडी सैयद असद अब्बास सिराजी और SP रावल फैसल की ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फारूक से गुफ्तगू की गई है। आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे जो कि लगा हुआ है TMA के अंदर, यहाँ पे इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सैयद असद अली साहब, जो कि यहाँ पे एज रजिस्ट्रार भी हैं और एज ACCT यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले देखा कि बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे सफ़ें बनी हुई हैं और यहाँ पे ऐसा कोई भी क्रिएट नहीं हो रहा सिनेरियो कि यहाँ पे बगदड़ मचने या किसी की चीज़ का भी खर्चा हो। दीगर जानते आए उन्हीं की ज़ुबानी हमसे ठीक है से यहाँ पर हमने CRPT में 40 यूजर्स बताए हैं, खुला हमने सेटअप यहाँ पर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्यू मैनेजमेंट हमने यहाँ पर नाके लगा के, अगर हमें ज़्यादा चीज़ को वहाँ पर भी हम नाके लगा के रोड के ऊपर साइड पर लगा दिए हैं और अलहमदुलिल्लाह बेहतरीन यहाँ पर सेटअप। अच्छा सर, आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि यहाँ पे जैसे कि पहले यहाँ पे पंजाब में स्टार्ट हुआ, काफ़ी सारी अफवाहें थी कि लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग आते हैं 2-2 दिन सवार होकर वापस चले जाते हैं, कहीं से ID कार्ड ले लिए जाते हैं। कई जगह पे हमने खबर सुनी जैसे कि हमारे मीडिया पे चला के पगड़ बचने के जाते हैं, उसके बाद एक बराबर निज़ाम लेके आए। आप उस हवाले से क्या कहेंगे? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है, बाकी दीगर जगहों के लिए भी आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो इसमें बुनियादी बात है कि हर शख्स ये चाहता है कि मेरा ID कार्ड चेक हो जाए, मुझे पता चल जाए कि यहाँ का देने के लिए है कि नहीं। इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए पहले हम लोगों ने अपनी 10 यूनिट है जो ID कार्ड चेक कर सकते थे, उनको अब हम ले गए छोटी में और एमरजेंसी के लिए मेरे पास 10 एक्स्ट्रा यूज़र हैं। तो ये यूज़र जब ID कार्ड चेक कर लेते हैं तो आवाम को, लोगों को तसल्ली हो जाती है एक बार कि वो देखने के हसूल के लिए अहल है या नहीं, और उसके बाद जो अहल नहीं होते उनको हम रिस्पेक्टिवली हम उनको समझा देते हैं कि वो अगले सर्वे का इंतज़ार करें। उसमें जब वो अहल हो जाएंगे तो हुकूमत कोई ना कोई और स्कीम लॉन्च करेगी, उसमें वो फ़ायदा उठा लेंगे। जी, अभी हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे, आप कह सकते हैं कि जो यहाँ का सारा इंतज़ाम संभाला हुआ है सैयद असद अली साहब ने, और माशाल्लाह हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा सा इंतज़ाम किया हुआ है और उन्होंने सजेस्ट भी किया कि दीगर पॉइंट्स पे भी मैं चाहूँगा कि ऐसे ही होना चाहिए। और कमिश्नर साहब और DC साहब जैसे कि कभी भी किसी भी टाइम बगैर बताए किसी भी जगह का विज़िट कर लेते हैं। वकार चीमा साहब और अहमद अली जिफा साहब, कमिश्नर साहब जो हमारे PD के हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि जैसे यहाँ पे इन जैसे ईमानदार अफसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, दीगर जगह पर भी ऐसे अफसरान को नाफिज किया जाए, वहाँ पर बिठाया जाए, उनकी ड्यूटी लगाई जाए ताकि आवाम को यहाँ पे फ्री आटा मिल सके, क्योंकि ऐसी महंगाई के दौर में ये आटा मिलना उनके लिए किसी भी कीमत से कम नहीं है। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, ब्यूरो चीफ रावलपिंडी। और आपको बताएं कि पंजाब में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला फ्री आटा आवाम के लिए बाले जान बन चुका है। रोज़ पड़ोस की बढ़ती हुई महंगाई से लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। इस वाले से मज़ीद बात करते ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त मौजूद है जहलम में। जी अली, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान की मईशत तबाह होकर रह गई है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रही, आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में गवर्नमेंट की जानिब से आटा फ्री कर दिया गया, लेकिन अगर आटे की फ्री डिलीवरी की बात की जाए तो लोग बेकारी बन गए हैं, सफ़ेद पोश लोग तबाह होकर रह गए हैं। आज हम मौजूद हैं जहलम में, चौधरी अंजम बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, जिस तरह पाकिस्तान की आज मईशत जो तबाह होकर रह गई है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रही, दूसरी जानब गवर्नमेंट ने जो एक नई पॉलिसी बनाई है
کہ جو آٹا سبسڈی پر دیا جا رہا تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور آج لوگوں کو اس گورنمنٹ نے بیکاری بنا دیا. لوگ فری آٹے کے حصول کے لیے صبح سے لے کر شام تک جو ہے دھکے کھاتے ہیں، اور پردہ دار خواتین کی بات کی جائے تو ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، پولیس اہلکاروں کا تشدد بھی سامنے آ رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کیا کر رہی ہے، کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے؟ کوئی ڈیلیور بھی ہو رہی تھی، یہ غریبوں کے لیے کھانے کی فیسلٹی بھی تھی، وہ رہائش گاہیں بھی تھیں، سب کچھ اسی ملک کی اکانومی سے چل رہا تھا، ہر چیز اچھی چل رہی تھی، کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، پیٹرول بھی بڑا کنٹرول تھا، پرائسیں بھی کنٹرول تھیں. جس پرپس کے لیے یہ گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا گیا، آج ہر چیز اس سے 3 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آفس کی جو پولیٹیکل پرابلمز ہیں ان میں کسی کا کیا قصور ہے؟ آج آ کے غریب عوام پستی ہے، سارے کے سارے مسئلے جو غریب عوام کو، اب ایک عام بندہ اپنا گزارا کیسے کرے، اپنے بچوں کو کیسے فیڈ کرے؟ یہ بشیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج ڈالر کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دن اور رات، اور LPG گیس کی قیمتوں میں اضافہ، آخر اس عوام کا کیا بنے گا؟ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ قیمتیں جو ساری کی ساری مینیپولیٹ کی جاتی ہیں، ساری کی ساری کنٹرول کی جاتی ہیں. یہ مافیاز ہیں جو ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے آٹا، گھی، چینی، چکن، کوئی بھی چیز ہو. میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ اس وقت ہر بندے کو صرف اور صرف پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. خدا را PTI، مسلم لیگ، نون لیگ سب کو چھوڑ دیں، صرف ایز اے پاکستانی آپ سوچیں کہ آپ حق کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں، اور حق کے ساتھ اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا ہے. یہ فیوریزم چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں کہ ہم لوگوں کتنے سال سے فلاں پارٹی کو ووٹ ڈالتے رہے ہیں. اس وقت اپنے ملک کا اگر آپ نے سوچنا ہے تو اپنے بچوں کے فیوچر کا سوچیں. چلیے انجم بشیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حالیہ جو موجودہ چل رہا ہے تو سوسائٹی کے اعتبار سے بہت ساری ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جہاں پر غریب عوام کی جمع پونجی لوٹی جا رہی ہے. لوگ جو اپنی زندگی بھر کی جو جمع پونجی ہوتی ہے سوسائٹیز میں جاتے ہیں پلاٹ خریدنے کے لیے، اپنا خوبصورت گھر بنانے کے لیے، لیکن ان کی جو جمع پونجی یہ جو مافیا سوسائٹیز مافیا ہے ان کو لوٹ لیتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ لوگوں کو پلاٹ خریدنے کے لیے کون کون سی چیزوں کو دیکھنا چاہیے سوسائٹی اعتبار سے کہ جہاں پر ان کے جو پیسے ہیں، ان کی جو جمع پونجی ہے وہ ضائع نہ ہو اور ان کو پلاٹ مل جائے اور وہ اچھا خوبصورت گھر بنا سکیں؟ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہر اس بندے کے لیے جس کی ہارڈ ارننگ ہے تو سب سے پہلے انویسٹ کرنے سے پہلے کسی ایک آنیسٹ بندے سے مشورہ کریں جو بندہ اس کو آنیسٹ مشورہ دے سکے، نہ کہ صرف کمیشن بیسس پہ اس کے ساتھ کام کرے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ایک بندے کے ساتھ 10 کمیشن ایجنٹ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے 20-25 ہزار کے لیے اگلے بندے کا 25-30 لاکھ ڈبونے میں 1 منٹ نہیں لگاتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا ہر ایک اس انویسٹر سے جنہوں نے ساری زندگی محنت کی کمائی اپنی کسی طرف انویسٹ کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ بہت ہی زیادہ صلاح مشورہ کر کے بہت ہی احتیاط سے، اور خاص طور پہ کسی ایسے بندے کے ساتھ مشاورت کریں جو اس بندے کا بیک گراؤنڈ بھی کلیئر ہو. انجم بشیر صاحب آپ نے زندگی کا بہت سارا وقت جو ہے USA میں گزارا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، اور ہماری جو گورنمنٹ ہیں ان کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارے جو گرین پاسپورٹ کی ویلیو ادر کنٹریز میں جو ہے بہتر ثابت ہو؟ ہماری گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو اوورسیز پاکستانیوں کو فل سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی کا. ٹھیک ہے، جو فیسلٹیز ان کو ملنی چاہیے وہ ان کو ملتی ہے نہیں ہے. سب سے بیسک رائٹ ان کا جو ہے ووٹنگ کا، اس میں اس کا پارٹ نہیں ہے، لیکن ہر ایک چیز میں ان کا پارٹ یہ کہ چاہتے ہیں کہ ہو. لیکن جب بیسک رائٹ نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں دے سکتے ہیں تو باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے. ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں. اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ود ڈفرنٹ آئیڈیاز، ڈفرینٹ ان کے پاس سوچ ہے، ان کے پاس ویژن ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آ کے خود بھی کچھ انڈسٹری لگائیں یا خود بھی کوئی کام کاروبار کریں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع دیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے وہ سپورٹ کسی کو ملتی نہیں ہے. پھر اینڈ آف ہوتا کیا ہے، اینڈ آف دا ڈے کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں 2-4 سال کی محنت کر کے اسٹرگل کر کے تھک ہار کے واپس چلے جاتے ہیں. جی بالکل، یہ تھے چودھری انجم بشیر صاحب جو بتا رہے تھے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس انیشیٹو ہے، وہ یہاں آ کر انڈسٹریاں لگانا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں آ کر ڈیلیور کر سکیں.